चलिए, आप लोगों को कल डे 2 का जो क्वेश्चन मिला था व्हाट्सएप पर, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उस बात को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे और उस बात का आंसर आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको मिला था पीडीएफ और क्वेश्चन जिसमें मिलता है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में इसका पीडीएफ यानी इन सभी 5 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो भी आप एक्सप्लेन के माध्यम से आप टोटली क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि हम ये क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं। आप कभी ना भी पढ़ें ये चैप्टर, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन के जरिए सिर्फ और सिर्फ इस 5 टॉपिक को समझा देने के बाद आपको लगेगा बहुत ही आसानी से ये लिखा जा सकता है। तो बिना किसी देरी का चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। पहला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। आपको पता है कि इटली और जर्मनी ये दोनों का अलग अलग खंडों में टुकड़ा हुआ था, लेकिन इन देशों को टुकड़ा करने में और टुकड़ा रखने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान था तो वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देश था जिसका चांसलर मेटरनिक, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था और वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हो। अब देखिए, सोचिए आप ही कि कोई व्यक्ति अगर ज्यादा शक्तिशाली है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई अदर व्यक्ति उससे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए और उसको पीछे कर दे। यही बात मेटरनिक चाहता था। मेटरनिक भी सेम बात चाहता था कि इटली और जर्मनी एक ना हो, आपस में वो लोग का जो अलग अलग टुकड़ा हुआ है वो एक ना हो, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ना आए, और ना राष्ट्रवाद की भावना आएगी ना वो एक होंगे और ना ही हमें वो हरा पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो ऑस्ट्रिया का माना जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया। सबसे बड़ी बाधा कौन थी? ऑस्ट्रिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हो ताकि हमें हरा सके। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की अहम भूमिका थी, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था और वह इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। इसलिए जितने भी आंदोलन इटली और जर्मनी में एक होने को लेकर के आपस में एकीकरण के लिए शुरू हुआ, मेटरनिक ने सारे आंदोलन को दबा दिया। इसलिए इसका अहम भूमिका माना जाता है। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं या हमारे शब्दों में लिखने के लिए व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों के बारे में बताइए। पहली बात, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये बनता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। तो वियना कांग्रेस कहिए, वियना सम्मेलन कहिए या वियना की बैठक कहिए, जो 1815 ईस्वी में हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। और इसका जो चांसलर, इसका जो नेतृत्व करने वाला, इसका जो हेड था वो था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था वो वियना सम्मेलन का नेतृत्व करता था। तो वियना सम्मेलन में बहुत सी उपलब्धियां हुई, लेकिन प्रमुख 2 उपलब्धियां के बारे में बोलना है। तो पहली बात कि नेपोलियन, वियना सम्मेलन से पहले नेपोलियन का शासन था, वियना सम्मेलन के आने के बाद नेपोलियन का शासन समाप्त हुआ। तो पहला बात ये लिख सकते हैं कि वियना सम्मेलन से प्राप्त 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला, नेपोलियन के शासन का अंत हो गया। दूसरा क्या हुआ? मेटरनिक के शासन का शुरुआत हुआ। तीसरा क्या हुआ? फिर से यूरोप में फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दी गई और वहां पर बुर्बो राजवंश का शासन फिर से आ गया फ्रांस में। तो ये सभी था वहां का प्रमुख। और यहाँ तक ये हुआ कि लुई 18वां जो बुर्बो राजवंश का था उसे फिर से राजा बना दिया गया। तो ये इसका प्रमुख योगदान रहा है वियना सम्मेलन का। तीसरा जो है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आपको पता है कि 3 मसीहा है इटली के एकीकरण का। पहला जो है वो है मैजनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरिबाल्डी। मैजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहा जाता है, काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का दिमाग कहा जाता है और गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। तो यहाँ पर गैरिबाल्डी का अहम योगदान है। गैरिबाल्डी ने सबसे पहले देखिए क्या किया, वो सोचता था कि लड़ाई झगड़ा जरूरी है एकीकरण के लिए। उसने सबसे पहले जो था वो मेजनी का भक्त बना। पहले मेजनी को मानता था, मेजनी को आदर्श मानता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो काउंट काबूर को अपना आदर्श मानने लगे और जिसके बाद काउंट काबूर के चले मार्ग पर वो भी चलने लगे। वो क्या किए,
गैरिबाल्डी दक्षिण के कुछ प्रांतों को जीत करके उसे आपस में मिला करके उस पर विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। उसके बाद बात हुआ ये कि गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन उसी टाइम काउंट काबूर भी उस योजना में अपना हस्तक्षेप कर दिए और गैरिबाल्डी ने उस योजना को त्याग दिया और काउंट काबूर से वहीं पर रोम के आक्रमण के दरमियान गैरिबाल्डी का मुलाकात हुआ और गैरिबाल्डी ने जीते गए क्षेत्रों को उसे काउंट काबूर को सौंप दिया और खुद एक किसान की भांति जिंदगी व्यतीत करने लगे। लेकिन बात ये हुआ कि उसी समय कुछ समय बाद उसी दरमियान गैरिबाल्डी का इसमें योगदान आया था और 1862 में ही उनका देहांत हो गया। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं कि बात आता है कि चौथा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी के एकीकरण, देखिए बिस्मार्क को पता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी। नॉर्मल सेना से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी। तो इसलिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, यानी कि रक्त एवं लौह की नीति को अपना करके उसने जर्मनी का एकीकरण करना चाहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। और अगर तीसरा क्वेश्चन का आप सोल्यूशन नहीं लिखे तो इसको लिख सकते हैं कि गैरिबाल्डी का इटली के एकीकरण में अहम योगदान है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए तीसरा कि गैरिबाल्डी का इटली के एकीकरण में अहम योगदान है। इन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन करके इटली के एकीकरण का पूरा जोर प्रयास किया और इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। हो गया इनके कार्यों की चर्चा। और चौथा तो हम बता ही दिए कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। और पांचवा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुए? देखिए सबसे बड़ी बात, पहले ये सोचिए कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो क्या किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट जितने भी उन सभी क्षेत्रों में छोटे बड़े राज्य थे सभी को जीत करके उनको एक में मिलाने का प्रयास किया। उनको एक में जब मिलाया तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। आज जब राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ, राष्ट्रवाद की भावना क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। सबको लगने लगा कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट कहीं दूसरे इलाके का आकर के हम पर क्यों शासन कर रहा है, ये सब लेकर के सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई और यही राष्ट्रवाद की भावना का परिणाम हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद जागृत हुआ। हम ये लिख सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट सहायक हुए। कैसे हुए? तो यूरोप में छोटे बड़े राज्यों को नेपोलियन ने जीत करके उस पर अपना एक दायित्व कब्जा किया और उन सभी राज्यों को आपस में मिला करके एक करने का प्रयास किया, जिससे उन राज्यों के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तब जाकर के लोग धीरे धीरे राष्ट्रवादी हुए और इस तरह से इसमें पूरा योगदान नेपोलियन बोनापार्ट का है। इस तरह से आज 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो आज जो 5 क्वेश्चन डाला जाएगा उसका सोल्यूशन कल होगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और देखने के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल जो है ड्रीम 450+ बाय राहुल सर, उस चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।